तो देखो, पर्पस ऑफ अपना लेक्चर जो आज का है उसका पर्पस क्या है। पहली बात तो एसएम का जो न्यू कोर्स है उसमें कौन से क्वेश्चंस न्यूली एडेड हुए हैं वो अपन जरा देखने वाले हैं और चैप्टर वाइज देखने वाले। तो चैप्टर 1 पहले करेंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसा। फिर कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रिमूव हो गए। और अपने पास अगर एसएम का न्यू कोर्स का मॉड्यूल आईसीआई का है तो अच्छा है, या फिर मेरा टेक्स्ट बुक रहना चाहिए। अपना जो है टेक्स्ट बुक रहना चाहिए। मेरे पास अगर ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा, जो भी चीज मैं सिखा रहा हूँ कुछ टेक्निक्स वगैरह जो रहेगा इम्पोर्टेंट, तो अपने पास क्या रहेगा, एक नोटबुक रहेगा, उसके हेडिंग आपने क्या लिखा, अमेंडमेंट्स करके लिखा। ठीक है ना। डायरेक्ट जब भी कुछ चेंजेस आता है ना, तो जो चेंजेस है अगर मैं इधर ऐसा सर्कल बनाता हूँ, तो अपना जो चेंजेस है ये समझो कि 10 to 15% है। पर चैप्टर्स रीशफल हो गया। पहले 8 चैप्टर था, अभी 5। पर कंटेंट वगैरह क्वेश्चन वो सब सेम है, मैं गो थ्रू कराऊंगा अभी। लेकिन बच्चा क्या सोचता है, नहीं नहीं जो न्यू है वो करूंगा फिर मैं पुराना करूंगा, तो उस चक्कर में क्या होगा, दोनों पे नहीं होता है। तो आपको जो है पुरानी जो चीज है वो तो स्ट्रांग रखना ही है, और न्यू वाली चीजों का आने का चांसेस काफी हाई है, नो डाउट, क्योंकि वो न्यू क्वेश्चन है। जिसमें एक मेंडलो मैट्रिक्स करके है, वो काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। पर अपन चैप्टर वाइज जा रहे हैं अभी। तो मैंने कैसा किया, ये टेबल बनाया। इसमें चैप्टर 1 में कौन सा क्वेश्चन है वो मैं इधर लिखने वाला हूँ, जैसे नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप करके। आईसीआई के बुक में वो कौन सा पेज नंबर है वो हम लोग लिखेंगे। और अपना जो टेक्स्ट बुक है क्लास का उसमें कौन सा पेज नंबर है वो लिखना है। अल्टीमेटली अपना जो टेक्स्ट बुक है उसमें सारी चीजें आरटीपी पास्ट एग्जाम सीक्वेंस में कवर्ड है। तो अभी जो पहला क्वेश्चन हम लोग टारगेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। वो किधर है, पेज आईसीआई के पेज नंबर पे है 1.27। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स, ये हम लोग पहला क्वेश्चन अभी करेंगे। और सर कौन सा कैटेगरी का रहेगा, ये ए कैटेगरी का बोला। अभी ध्यान देते हैं। चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन था, व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। सर थ्री लेवल्स क्या होता है, हम लोग ने ऐसा एक डायग्राम बनाया था। ऊपर वाला जो रहता है वो कॉर्पोरेट लेवल होता है, यस और नो। उसका भी कंटेंट, आज भी वो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। उसका कंटेंट क्या है, डिफाइन द विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव, एलोकेट द रिसोर्स। फिर कॉर्पोरेट लेवल के बाद आता है बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज। और बाद में आता है कौन सा, फंक्शनल लेवल। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट था। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। और थ्री लेवल्स आपको ऐसा दिया, फंक्शनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल और मैट्रिक्स। तो देखो, फंक्शनल रिलेशनशिप में और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या होता है, देखो। लेटस से ये जो चीज है मैंने हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का डायग्राम में पहले बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मनीष ने स्टार्टअप कंपनी चालू किया, मनीष स्टार्टअप, ठीक है, लिमिटेड। तो जब आप कुछ कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अलग से केबिन में नहीं बैठते हो, आप ग्राउंड पे बाकी एम्प्लॉयज के साथ रहते हो, क्योंकि आपका नया कंपनी है। तो ये बाकी एम्प्लॉयज के साथ यहाँ पे मनीष बैठा है, और बाकी सब एम्प्लॉयज जो है वो भी साथ में है। यानी कि एम्प्लॉयज आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। बराबर है। अब कल को 5 साल के बाद मनीष का कंपनी बहुत बड़ा हो गया, तो मनीष ने अलग से केबिन ले लिया, और एम्प्लॉय लोग जो है वो अलग से बैठे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप नहीं। नया कोई एक्टर आया, जैसे शाहरुख खान जब नया नया आया था, तो पब्लिक पब्लिक प्लेस पे शूटिंग होता, तो पब्लिक को मालूम ही नहीं, जॉनी लीवर शाहरुख खान से ज्यादा फेमस था। तो पब्लिक को नहीं मालूम कौन शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान जो है क्रू मेंबर्स के साथ ही खाना खाता था। और फिर डीडीएलजे आ गए, बहुत बड़ा स्टार हो गया, तो फिर वो लोगों के साथ वो लेवल पे काम साथ में नहीं कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशन। कोई भी नया एक्टर आता है, पहले वो ग्राउंड लेवल पे ही रहता है, पर बाद में वो जब स्टार बन जाते हैं, तो उनको फिर वैनिटी वैन में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का कंटेंट देखो,
ऑल पोजीशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल आर इन द सेम हायरार्किकल पोजीशन। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है दैट इज सेम हायरार्किकल पोजीशन। इट इज ए फ्लैट स्ट्रक्चर। वो लोग ने फ्लैट स्ट्रक्चर बोला ना, इसलिए मैंने ऐसा फ्लैट डायग्राम बनाया। सो इट इज ए फ्लैट स्ट्रक्चर वेर एवरीवन इज कंसिडर्ड एट सेम लेवल, सब लोग सेम लेवल पे काम करते हैं। दिस लीड टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये पॉइंट भी अच्छा है। आइडिया शेयरिंग हो जाता है, ठीक है, इतना काफी है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल इज मोर सुटेबल फॉर स्टार्टअप। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, कौन सा रिलेशनशिप इज मोर सुटेबल फॉर स्टार्टअप, सो दैट इज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। तो ये की कंटेंट का अपने को प्रैक्टिस रिवीजन करना चाहिए। तो ये अपना आप बोल सकते हैं पहला पॉइंट आ जाता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। ओके, इसके बाजू में ना चाहिए तो आप ऐसा डायग्राम बना लेना, 4-5 एम्प्लॉय बनाना जो ये लोग सब सेम लेवल पे है। हॉरिजॉन्टल के बाद आता है फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि इसका अपोजिट। फंक्शनल रिलेशनशिप में क्या होगा, फंक्शन वाले लेटर से अलग ऑफिस में बैठे हैं, और जो आप है मनीष है वो अलग से केबिन में बैठा है, और वो सबका फंक्शन चेक करता है। एचआर वाले ने बराबर काम किया कि नहीं, फिर मार्केटिंग वाले ने बराबर काम किया कि नहीं, फिर आरएनडी वाले ने बराबर काम किया कि नहीं, वो सब लोग रिपोर्ट करने को जाते हैं अपने अपने फंक्शन के हेड को। यहाँ पे सेम लेवल नहीं है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्या था, वी आर वर्किंग एट द सेम लेवल, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, आइडिया शेयरिंग, मोर सुटेबल फॉर स्टार्टअप। चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। तो वो वर्ड्स को डेफिनेटली प्रैक्टिस करके याद रखें। फंक्शन एंड डिवीजन में देखो, ईच फंक्शन इज रन इंडिपेंडेंटली। एचआर वाला आरएनडी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आरएनडी वाला मार्केटिंग वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेडेड बाय द फंक्शनल हेड हु इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस हेड। लेटर से मनीष को ही हम लोग बिजनेस हेड रखते हैं, उसको कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर भी बोल दिया है, हु इज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो इतना आपको जो है हाईलाइट करना है या सर्कल करना है। तो एक कौन सा डायग्राम है, ऐसा वाला। तो जो भी एचआर वाला, मार्केटिंग वाला, आरएनडी वाला, वो रिपोर्ट करेगा किसको, अपने अपने बिजनेस हेड को। तो बाजू में ऐसा डायग्राम बना सकते हैं आप। नहीं है, सीधा सीधा भाई, कॉर्पोरेट लेवल मिलजुल के काम करता है सेम लेवल पे। नंबर वन हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉर्पोरेट लेवल अलग से बैठा है, फंक्शन वालों से रिपोर्ट लेता है फंक्शनल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल, फंक्शनल लेवल, और तीसरा जो है हमने एक मैट्रिक स्ट्रक्चर किया था पुराने, जो है मैट्रिक स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक स्ट्रक्चर में कैसा होता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैनेजर है या फंक्शनल मैनेजर है लेटर से। तो हमारे जो फंक्शन मैनेजर है वो कौन कौन रहता है, एचआर वाला, आरएनडी वाला, मार्केटिंग वाला, और यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपना क्रीम बिस्किट, कोकोनट बिस्किट। तो ऐसे करके बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज के पोजीशंस हो जाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अडानी, रिलायंस, ये स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी नोटबुक में मैंने ड्रॉ करा के दिया। तो जो तीसरा पॉइंट है दैट इज मैट्रिक्स रिलेशनशिप। कौन सा पॉइंट है, मैट्रिक्स रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स। कौन सा लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, उसमें। तो पहला आ जाता है आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा आता है फंक्शनल, और तीसरा आता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिलेशनशिप। इट इज ए ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्रिड बोला ना, तो अपन यहाँ पे ग्रिड बना रहे हैं। ऐसा ये ग्रिड हो गया। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का पहले से ड्रॉ किया हुआ है पहले। with teams formed with people from various departments that are built for temporary task based forces। तो प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट में काम करता है, आरएनडी में काम करता है, फिर मार्केटिंग में काम करता है। तो सपोज करो लेटर से तन्वी ने पहले यहाँ पे काम किया, लेटर से एचआर में काम किया, फिर वो आरएनडी में गई, फिर मार्केटिंग में। तो क्या टेम्पररी। दिस रिलेशनशिप हेल्प्स टू मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट्स। कॉन्ग्लोमेरेट के यहाँ पे लिख दो, रिलायंस कंपनी, अडानी कंपनी, वहां पे ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। कॉन्ग्लोमेरेट के यहाँ पे रिलायंस कंपनी, अडानी कंपनी। In matrix relationship, there are more than one business level manager for each functional team, and it is complex for smaller organization but useful for large। तो आपको ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, which structure is small for, which structure is complex for small organization। तो कौन सा रहेगा आपका, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिलेशनशिप। बराबर है।
तो अगर मैं ये क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट आर द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स, वो मैंने हेडिंग लिखा, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। दूसरा अल्टरनेटिव बन जाएगा, व्हाट आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स, और व्हाट आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ network of relationship network of relationship between levels का, ये आपका रीड का पार्ट है। कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव व्हाइल द बिजनेस लेवल ड्रॉज आइडियाज वगैरह एंड प्लान टू एग्जीक्यूट द सेम विच इवेंचुअली फ्लो डाउन टू द फंक्शनल लेवल। तो इसमें ऐसा कोई नया बात नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन का चैप्टर वन में आने का हाई चांस रहेगा, न्यूली एडेड क्वेश्चन। और अगर पूरा चैप्टर देखते हैं तो बाकी सारी चीजें जो पहले था वो आज भी वही है। चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दिया है वो कर लेना चाहिए, उतना एमसीक्यू जो है सफिशिएंट है। प्रिंट करके पहले ये क्वेश्चन चैप्टर टू चैप्टर थ्री में था। तो सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो क्या होता है, उसमें हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते थे, ऊपर वाला विजन मिशन, फिर उसके बाद आपका आ जाता था बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल। अब वो बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल का पार्ट हट गया, वो पॉइंट नहीं है। विजन मिशन आज भी है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आज भी है, मगर उसके बदले ये लोग पार्ट लेके आए वैल्यू सिस्टम। क्या? वैल्यू। मतलब अब पहली बात तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जैसे व्हाई आर वी डूइंग सीए कोर्स, कोई आपको पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो वी आर डूइंग सीए कोर्स, दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिक इंटेंट। व्हाई आर वी डूइंग सीए कोर्स, ज्यादा पैसे के लिए, ज्यादा रिस्पेक्ट के लिए, कोई और कोर्स अवेलेबल नहीं उसके लिए, तो वो रीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। व्हाई आर यू ईटिंग पाव भाजी, व्हाई रीम इज ओपनिंग ब्यूटी पार्लर बिजनेस, व्हाई लैविश इज गोइंग टू प्रोड्यूस कोरियन फिल्म्स। तो जो वाई होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो उसमें हमारे जो पॉइंट्स था उसमें से दो पॉइंट हटा दिया, बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल, और वो लोग क्या लेके आ गए, वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू सिस्टम क्या होता है, बात को समझो। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, लीडर्स है, वो हमेशा प्रोवाइड करते हैं वैल्यू। जैसे आज आप लोग इधर आए एक दो घंटे के लिए, तो एक दो घंटे का आपको वैल्यू मिलना चाहिए। वैसे आपको भी एज ए स्टूडेंट खुद को वैल्यू देना चाहिए। ऐसे 3 घंटा पड़े इंस्टाग्राम पे, कुछ मतलब नहीं, रील्स देख रहे कुछ मतलब नहीं, वेब सीरीज देख रहे कुछ मतलब आपकी वैल्यू क्या हो रही, डिमिनिश हो रही। तो वैल्यू का मतलब क्या है कि आप उस टाइम को क्या करते हैं, वैल्यू, दे आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल्स। क्या? सलमान खान बोलता है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बोला था कि नहीं उसने? कौन सा पिक्चर में बोला ना? वांटेड में। फिर एक डायलॉग था, मेरे रूल्स मैं भी नहीं तोड़ सकता, ये डायलॉग था। यस। नहीं, अक्षय कुमार का नहीं, पहले कुछ तो बोला, जॉन अब्राहम का पिक्चर का था, धूम पिक्चर। धूम पिक्चर तुम लोग छोटा छोटा था तभी। धूम अगेन करके ईशा देओल गाना गाते थे। हाँ। तो उसमें जॉन का डायलॉग था, मेरे रूल्स मैं भी नहीं तोड़ सकता। तो वैसे ही उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, डीप रूटेड प्रिंसिपल, दे कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे बिल गेट्स है, उसका एकदम उसूल था कि भाई इम्प्लॉइज के पहले वो ऑफिस आ जाता था और इम्प्लॉइज के जाने के बाद जाता था। मार्क जकरबर्ग का उसूल था कि जो उसके एम्प्लॉयज है, जब वो लोग काम करेंगे तो वो लोग पूरा फोकस के साथ काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति का उसूल था कि जब एम्प्लॉयज आएंगे तो मोबाइल ऑफिस के अंदर नहीं लाएंगे, उन लोग ने बाहर ही मोबाइल रखने का सिस्टम किया। तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू सिस्टम। तो यहाँ पे वैल्यूज को लेके बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट बोला, ये आपका न्यू कोर्स में ऐड हो गया। खाली एक पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल हटा दिया है और वैल्यू सिस्टम लेके आए। तो देखो आपको डीप रूटेड प्रिंसिपल मिलता, यस और नो, दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज मिलता, बराबर है। फिर इसके अलावा एक आधा वर्ड और कर सकते हैं, मस्ट बी मेंटेन एट ऑल द कॉस्ट। ये तीन चार वर्ड्स अच्छे हैं, इतना आप हाईलाइट कर सकते हैं। और अपना टेक्स्ट बुक में मैंने ये अलग से दिया हुआ है वैल्यू सिस्टम के बारे में, क्वेश्चन ऐड कर दिया, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जिसमें वैल्यू सिस्टम पॉइंट इज एडेड।
ये चैप्टर 3 में एक नया मैट्रिक्स है जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है पूरे एसएम के कोर्स में, दैट इज मेंडेलो मैट्रिक्स। ठीक है, अब मेंडेलो मैट्रिक्स होता क्या अपन देखते हैं। मेंडेलो मैट्रिक्स जब बनाते हैं ना तो उसमें जैसे हमने बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह सीखा था, तो यहाँ पे भी आपका एक्स एक्सिस आता है और वाई एक्सिस आता है। तो इधर मैंने लिखा इंटरेस्ट, क्या लिखा, इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर। ठीक है, और यहाँ पे लो इंटरेस्ट, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लो पावर, यहाँ पे हाई पावर। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, हाई इंटरेस्ट, और ज्यादा मार्क्स का आता है हाई पावर। ठीक है, वैसे ही हम लोग सबसे पहले अटैक करते हैं, इसमें 4 बॉक्स आपके बन जाएंगे। कितना बॉक्स बन जाएगा आपका, 4। तो हम लोग सबसे पहले अटैक करते हैं कौन से बॉक्स पे, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, मतलब ये वाला। ठीक है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जांपल लेविश का एग्जांपल है, मैं बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कनेक्ट होएगा वो उस स्टाइल में अपने पॉइंट्स याद रखेंगे। लेविश का शादी हो गया, लेविश सीए बन गया, शादी हो गया, तो जो वाइफ है तो हाई इंटरेस्ट भी लेगी और वाइफ का वो सुनेगा भी। तो क्या हो गया, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। ये बॉक्स को बोला जाता है की प्लेयर। क्या बोला जाता है इसको, की प्लेयर। फिर लेविश जो है, लेटर से आईसीआई के लिए काम करता है। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो उसका आईसीआई जो है या गवर्नमेंट जो है उसका हाई पावर रहेगा, लेकिन लो इंटरेस्ट रहेगा लेविश के लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आईसीआई वाला जो पॉइंट है वहां पे क्या रहेगा, हाई पावर और लो इंटरेस्ट। यहाँ पे हाई पावर हाई इंटरेस्ट में किसका एग्जांपल लिया हमने, वाइफ का। प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो की प्लेयर कौन हो सकता है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हाई इंटरेस्ट रहेगा कंपनी के डे टू डे परफॉर्मेंस में, और उनका पावर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले लोग किधर आते हैं, की प्लेयर। फिर एक पॉइंट है, हाई इंटरेस्ट है लेकिन पावर जो है वो लोग का कौन सा है, लो। ये कौन सा बॉक्स आ गया, ये वाला। हाई इंटरेस्ट लेकिन पावर लो। लेविश का एग्जांपल ले तो आजू बाजू के लोग, नेबर वगैरह, वैसा। और आईसीआई का पॉइंट देखे तो वो लोग ने बोला कीप इन्फॉर्म, उनको खाली इन्फॉर्म करके रखो। तो ये कौन हो सकता है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो है उनको आपको इन्फॉर्म करके रखने का कि ईपीएस कितना है, डिविडेंड कितना है, ईसॉप कितना है। तो एम्प्लॉइज का कौन सुनेगा नहीं, पर वो लोग इंटरेस्ट लेगा कि भाई अपना कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। पर अपन उनका सुनेगा नहीं, इसके लिए लो पावर। अल्टीमेटली किसका सुनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हो गए, की प्लेयर। दे मैनेज द बिजनेस क्लोजली, दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, दे एंगेज रेगुलरली। कीप सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट को आईसीआई को सेटिस्फाइड रखो। वो लोग के पास हाई पावर है पर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनको, उनको टैक्स से मतलब है। वो आपको सिखाने नहीं वाले प्रॉफिट कैसा कमाएंगे क्या देगा, तो उनके पास हाई पावर है बट लेस इंटरेस्ट है। तो दोस्त जिसको लाइफ भाव ही नहीं देता है। ठीक है, लो पावर और लो इंटरेस्ट। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से देखा जाए तो मीडिया, मीडिया की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, 2 दिन में स्टोरी चेंज हो जाता है। और वो लोग को चीजों को लेके लो इंटरेस्ट रखने का और उनको पावर भी देने का नहीं। मॉनिटर ओनली, नो एंगेजमेंट, कभी कभार बात करते हैं। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, क्या वो आए दिन मीडिया वालों को इंटरव्यू देते हैं, नहीं। जनरल कोई ओकेशनल रहेगा तो वो लोग से करते हैं। आमिर खान वगैरह क्या बार बार रोज मीडिया के सामने बैठे रहते हैं, नहीं। कभी पिक्चर रिलीज होगा तो वो लोग मीडिया के सामने आते हैं। तो मीडिया तो लो प्रायोरिटी। तो अगर आप देखो तो इसका जो 4 हेड पॉइंट्स है, नंबर 1 अपने को भाव देने का किसको, की प्लेयर, क्योंकि वो हाई वाला है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नंबर 2 पे आप कीप इन्फॉर्म भी कर सकते, कीप सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड रखो। ठीक है, तो कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म एम्प्लॉइज को, और मीडिया को रखो लो प्रायोरिटी। मस्त मैट्रिक्स है, आना चाहिए एग्जाम में। बीसीजी मैट्रिक्स है। बाय द वे टीओडब्ल्यूएस मैट्रिक्स को हटा दिया है, तो टीओडब्ल्यूएस मैट्रिक्स इज नॉट इन द पोर्शन।
तो बीसीजी है, एनसॉफ है, जनरल इलेक्ट्रिक है और मेंडलर। तो अगर इसको बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखने का यहाँ पे इंटरेस्ट, फिर क्या लिखने का पावर, पी आई। यहाँ पे हाई आएगा, यहाँ पे लो आएगा, यहाँ पे लो आएगा, यहाँ पे हाई। तो पहला की प्लेयर आएगा। की प्लेयर कौन रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ। ठीक है। कीप सेटिस्फाइड, आईसीआई, गवर्नमेंट। कीप इन्फॉर्म, एम्प्लॉयज। और फिर लो प्रायोरिटी। ठीक है। लो प्रायोरिटी जो है मीडियम, ऐसे करके रहेगा। सो मेंडलो मैट्रिक्स का एक एमसीक्यू भी आ सकता है, इट इज बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट, ऐसा करके। मेंडलो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है स्टेक होल्डर एनालिसिस, क्योंकि सब स्टेक होल्डर का बात किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। एंड द पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट, ऊपर लिखते हैं क्या? पावर, तो पीआई। इट हेल्प्स टू मैनेज की स्टेक होल्डर्स। तो आपको ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट हेल्प्स टू मैनेज द की स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। फिर मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द competing interest of various stakeholder। एक बार रीड कर ले, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो हाईलाइट करेंगे। Who needs to know what and when? Who needs to give their feedback? And who has the final approval can be confusing. Managing stakeholder is critical to the success of project. This is where Mendeley matrix can help. Mendeley suggests that one should analyze stakeholder group based on power and interest. Some stakeholders hold more power and some stakeholders has less power or less interest. Example, a big stakeholder is likely to have high power and high interest in the organization, whereas a big competitor would have high power but less interest in the success of a rival organization. Stakeholders, Mendeley matrix is based on what? Power and interest. It suggests to identify which stakeholders are incredibly important. Matrix का मतलब क्या होता है? Measurement. Measurement to define the importance being high power, high interest, which management would need to manage closely while investing a lot of time. CEO is likely to have more power. तो इसके लिए अपन सीईओ को कहाँ पे रखते हैं? की प्लेयर में रखते हैं। ठीक है ना? और फिर हर एक के बारे में वो लोगों ने इधर समझाया है। यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे हैं। कीप सेटिस्फाइड, बैंक को, गवर्नमेंट को, कस्टमर को। उनको आपका बिजनेस कैसा ऑपरेट होता है उससे मतलब नहीं। अभी जो है फॉर एग्जांपल अर्चना ने बिस्लेरी का बॉटल लिया। बिस्लेरी का क्या एबीआईटी है, कितना इंटरेस्ट है, क्या ईपी है, उससे क्या मतलब? उसको पानी पीने का है। ठीक है। कस्टमर इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में, पर कस्टमर के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है, बैंक्स को पावर है, बैंक को खाली इंटरेस्ट से मतलब। की प्लेयर, ये लोग को हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, शेयर होल्डर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है आपको। ठीक है ना? लो प्रायोरिटी, मीडिया वाले, यहाँ पे खुद ही बोला इन लोग ने, बिजनेस मैगजीन और मीडिया हाउस, लो प्रायोरिटी। और लास्ट में कीप इन्फॉर्म में आ जाता है कौन? एम्प्लॉय, वेंडर, सप्लायर, लीगल एक्सपर्ट। इनको अपने को क्या रखने का? इन्फॉर्म करके रखने का। बराबर है। ए कैटेगरी मतलब क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अब इस चैप्टर में कुछ नए एडिशंस भी है, जैसे कस्टमर के बारे में बोला हुआ, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। तो बहुत बेसिक चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कस्टमर, आपके पापा ने आपके लिए मोबाइल खरीदा तो वो कस्टमर हो गए, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हो गए। तो ऐसी कुछ बेसिक चीज है, जस्ट एक बार गो थ्रू करना है वो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर करके एक चीज है। पहले सिर्फ ड्राइवर करके पॉइंट था, तो ये एक न्यू पॉइंट है। एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 3.8, बट दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। रीड, सिर्फ रीड करना है अपने को। तो यहाँ पे मैं खाली लिख के रख रहा हूँ आराम से, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर, पेज नंबर 3.8, बी कैटेगरी। तो आपकी स्ट्रेटेजी को कौन चेंज करता है? जैसे आपके केस में अगर देखा जाए तो मम्मी पापा गांव लेके चले गए, स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। सो दे आर द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। आईसीआई ने टफ क्वेश्चंस पूछ लिया, दे आर द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। एग्जाम का टाइम टेबल आप डिसाइड करते हैं कि आईसीआई डिसाइड करता है? श्रेया को चांस दिया तो श्रेया डिसाइड करेगी।
तो दैट इज द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। फिर बीच में कुछ फेस्टिवल आ गया, उधर जाना पड़ा अपने को, तो दैट इज ऑल्सो द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। तो आपके बिजनेस को लेके कौन कौन स्ट्रेटेजिक ड्राइवर है? इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो ये बाई चांस आपको एमसीक्यू में पूछ सकता हूँ। सो की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंडस्ट्री, कस्टमर्स के हिसाब से देखना पड़ता है कस्टमर को क्या चाहिए, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हो कि रिटेल के थ्रू, होलसेल के थ्रू, तो दिस आर द की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। So important aspects of internal analysis is assessing the current performance of the business. Strategy driver consider what differentiates an organization from competitors. You have to analyze key market in which the organization operates. फिलहाल ये समझना है, रीड करना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो ये वाला है, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एमसीक्यू में आ सकता है। बराबर है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री एंड मार्केट्स वो सब ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग आपको आता है, आईपैड करके आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक, प्लॉट द फर्म, असाइन द फर्म, ड्रॉ सर्कल, तो वो सब चीजें सेम है पहले जैसा। ये कस्टमर वाला जो सेक्शन है ये नया आया, पेज नंबर 3.11, बट ये आपका सी कैटेगरी है, कस्टमर, पेज 3.11। तो इसमें सिर्फ ये बोला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स टू होम द सर्विस आर प्रोवाइडेड। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट नीड्स। हेडफोन्स हाई वैल्यू बायर्स होते हैं, मीडियम वैल्यू, लो वैल्यू। फिर डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, कौन बाय करता है कौन यूज करता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर कंज्यूमर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मार्केटिंग टेक्निक सब अभी भी है। Channels. Channels is a new point on page number 3.16. This is a B category question. Channels, new ICI मॉड्यूल का पेज नंबर कौन सा? 3.16। ओके। तो आपको टीवी खरीदने का है, तो या तो आप विजय सेल जाके बाय करते हो, तो फिजिकल चैनल हो गया, या फिर आप ऑनलाइन बाय करते हो, तो चैनल मतलब वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप यहाँ पे देखो, वो लोग ने बोला है चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम by which organization distributes its products or provides its service। और यहाँ पे आपको थ्री टाइप्स ऑफ चैनल दिया है, टिपिकली थ्री चैनल दैट शुड बी कंसिडर्ड: सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल एंड सर्विस चैनल। तो इधर मेरा टेक्निक कुछ ऐसा है, विजय सेल्स का टेक्निक। प्रोडक्ट सेल किया, प्रोडक्ट को सेल किया, तो प्रोडक्ट चैनल आ गया, सेल चैनल आ गया, एंड और फिर सर्विस दिया। विजय सेल क्या करता है, पहले प्रोडक्ट को सेल करता है, तो प्रोडक्ट से क्या आ गया, प्रोडक्ट चैनल। सेल से क्या आ गया, सेल्स चैनल। और लास्ट में क्या आ गया, सर्विस, सर्विस चैनल। तो प्रोडक्ट चैनल फोकस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज, एजेंट्स who physically handle the products on its path from producer to user। प्रोडक्ट को सेल्स किया, तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया, प्रोडक्ट चैनल। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, सेल्स चैनल। तो सेल्स चैनल के अंदर these are the intermediaries involved in selling product through each channel and ultimately to the end user। Example, many fashion designers use agency to sell their products to the retail organizations। तो ये आपका सेल चैनल का कंटेंट हो गया, बराबर है। और लास्ट में सर्विस चैनल। सर्विस चैनल रेफर्स टू द entities that provide necessary service to support the product। आप बोल सकते हैं जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस, कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विस, इंस्टॉलेशन का सर्विस, कस्टमर को सर्विस
प्रोवाइड करने का। अभी ये लोग ने जो एग्जांपल दिया ना, ये फॉरेन बुक्स का एग्जांपल है। बॉश, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, तो वो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, जितना हाईलाइट किया उतना सफिशिएंट है। बराबर है। बाकी आगे पीछे का जो पॉइंट है वो खाली एक बार रीड का पॉइंट है। तो 3 areas in which core competencies are identified: competitor differentiation, customer value, application, ये पहले भी था। हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंस पहले भी था। स्वॉट एनालिसिस पहले भी था। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसमें ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ये पहले भी था। माइकल पोर्टर के जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, डिफरेंशिएशन, ये सब भी आपको पहले भी था। बराबर है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ये आपको पहले भी था। तो चैप्टर 3 में भी दो तीन चीजें नया आया। मेंडलो मैट्रिक्स आया, चैनल्स आया और कस्टमर्स आया। ठीक है ना। पेज नंबर 4.13 पे स्ट्रेटेजिक चॉइस करके चैप्टर है, तो इसमें वो बातें हैं, को जेनेरिक मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, सब चीजें सेम है। खाली एक चीज नया आया एंड दैट इज इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सोलर पावर प्लांट। ठीक है। आजकल आपका इलेक्ट्रिक कार आ गया, तो इलेक्ट्रिक कार क्या है? इनोवेशन है। ठीक है। मोबाइल्स में इतने सारे एप्स आ गए, वो सब क्या है? आपका इनोवेशन है। फास्ट टैग सिस्टम आया टोल नाका पे, वो भी क्या है? आपका इनोवेशन। इनोवेशन करते हैं तो क्या मिलता है? कोर कॉम्पिटेंस मिलता। कोर कॉम्पिटेंस मिलता तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे जीपे आने की वजह से कैश कैरी नहीं करना पड़ता है, बस मोबाइल चार्ज रहना चाहिए। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इनोवेशन क्या करता है? सॉल्व करता है। तो यहाँ पे इनोवेशन में 3 पॉइंट: गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फास्ट टैग सिस्टम, गूगल पे। कोर कॉम्पिटेंस आता है, फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है। दूसरा, इंक्रीज करता है क्या? प्रोडक्टिविटी, बायोमेट्रिक सिस्टम, फास्ट टैग सिस्टम, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या? हेल्प्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ओके है, बी कैटेगरी क्वेश्चन। तो इसमें मैं कंटेंट आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल जरूर लिख लो इनोवेशन को लेके। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इनोवेशन जो ये पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है: फास्ट टैग सिस्टम, टोल नाका पे कार पे स्टिकर, फिर आपका, आप बोल सकते हैं जीपे, ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रिक कार्स या ड्राइवरलेस कार्स, ये सब इनोवेशन के एग्जाम्पल। तो गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में faster a business innovate, farther it goes from its competitor reach. इनोवेटिव प्रोडक्ट नीड लेस मार्केटिंग, क्योंकि उसका माउथ पब्लिसिटी हो जाता है। एंड दे एम टू प्रोवाइड एडेड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल कंपनी, आईफोन। इनोवेट करता रहता है हर 6 6 महीने के अंदर। ठीक है ना। तो ये नया पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। Innovation leads to simplification and in most cases automation of existing tasks. इसमें लोग ने एग्जांपल दिया एमएस एक्सेल का: एवरी फाइनेंस प्रोफेशनल यूजेस दिस सॉफ्टवेयर टू सिंप्लीफाई एंड ऑटोमेट द मैनुअल टास्क्स। बराबर है। और लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिजनेस ट्राइज टू फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। तो पेमेंट का एक प्रॉब्लम था, कैश कैरी करना पड़ता था, तो बिजनेस ने, जीपे ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। And it does so through planned innovation in the areas of expertise. This guided innovation helps to solve complex problems. Example, the pressing problem of environmental damage is being tackled heads on by shifting to renewable sources of energy. ये लोग का एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं, बट ठीक है, दिया है तो अपन ने हाईलाइट किया। तो सोलर एनर्जी की तरफ अपन जा रहे हैं, सी वेव्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंट डैमेज नहीं हो। तो इनोवेशन को लेके आपको 3 पॉइंट्स आ गया। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर, जो मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। वो लोग आपको केस स्टडी बना के देंगे, उसमें ये 3 लाइन रहेगा।
Some may argue that innovation leads to unnecessary expense that do not give much return, but on the contrary, for a business to grow long term, innovation offers certain things. Explain in brief. ऐसा करके क्वेश्चन बने तो क्या ऑफर करता है? इट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर वन तो कोर कॉम्पिटेंस आना चाहिए, पर वो लोग ने वो पॉइंट दिया ही नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है। नंबर टू पॉइंट क्या आएगा? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म कर रहे हो, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और नंबर तीन क्या आएगा? हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इट हेल्प्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो पूरा चैप्टर में एक ही ये क्वेश्चन है। तो अभी तक हमारे तीन चैप्टर हो गए। सर पहला कौन सा हुआ? नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। कौन कौन सा था? हॉरिजॉन्टल, फिर फंक्शनल और मैट्रिक्स। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक नेट, वैल्यू सिस्टम का पॉइंट आया। डीप रूटेड प्रिंसिपल, कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मेंडलोमेट्रिक्स, पावर एंड इंटरेस्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, की प्लेयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर हाई पावर लेस इंटरेस्ट, आईसीआई, गवर्नमेंट। लेबर, हाई इंटरेस्ट लेस पावर, एम्प्लॉइज, लेबर्स, हाई इंटरेस्ट लेस पावर। लो पावर लो इंटरेस्ट, मीडिया हाउस, बिजनेस। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर किया, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर, चैनल्स, प्रोडक्ट सेल्स किया और सर्विस किया, प्रोडक्ट चैनल, सेल्स चैनल, सर्विस चैनल। इनोवेशन gives competitive advantage, increase productivity और helps to solve complex problem, environmental problem को solve करता है। बराबर? तो सर अब चैप्टर 2 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उसमें मैक्रो एनवायरमेंट दिया, जो आप 11वीं 12वीं से पढ़ रहे हैं, और वो न्यू कोर्स में दे दिया, तो वैसा चीज है। तो चैप्टर 5 पे जा रहे हैं तो ठीक है, लास्ट में चैप्टर 2 देखेंगे, जो बहुत जल्दी हो जाता है ना। एक वर्ड था रिट्रेंचमेंट करके, वो लोग ने क्या किया, रिट्रेंचमेंट वर्ड के बदले हेडिंग दे दिया स्ट्रेटेजिक एग्जिट, पर कंटेंट सेम ही, एग्जैक्ट कंटेंट सेम है। इनफैक्ट कंटेंट के अंदर रिट्रेंचमेंट वर्ड यूज हुआ है, पर हेडिंग में क्या कर दिया है? स्ट्रेटेजिक एग्जिट। बाई चांस अगर वो पूछे एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्ट्रेटेजिक एग्जिट, दैट मीन्स आपको रिट्रेंचमेंट का आंसर लिखना। एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी करके था, वो हटा दिया, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी हटा। बाकी एनसॉफ, एडीएल, ये सब पहले जैसा ही है। बीसीजी, जनरल इलेक्ट्रिक, ये सब पहले जैसा। एक मैट्रिक्स हट गया, ईओडब्ल्यूएस मैट्रिक्स हट गया। ठीक है, अब चैप्टर 5 पे जाते हैं। क्या डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन? इसका टेक्निक हमारा ऐसा था, फॉर्मुलेशन मतलब स्टडी प्लान, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंटेशन मतलब टू एग्जीक्यूट, टू स्टडी। अब इसमें ना पहले 4 ही पॉइंट था, अब 8 से 9 पॉइंट हो गया। तो अभी जो पहला पॉइंट है, मैंने कलर्स अलग अलग यूज किया। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट ना वो स्टूडेंट का लाइफ का पॉइंट है। तो जब भी आप प्लान बनाते हैं तो पास होने के लिए बनाते हैं। तो पास होना मतलब क्या? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टू अचीव द गोल। तो सर ये तो पॉइंट पहले भी था, यस ये वही पॉइंट है। यहाँ पे वी एम्फेसाइज ऑन एफिशिएंसी, कितने टाइम में कितना पढ़ाई होता है। सेकेंड पॉइंट भी स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट को जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए, ताकि कैपेबिलिटी होना चाहिए कोर्स करने का, मगर मेहनत करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट स्टडी करने के लिए क्या लगता है? मेहनत। मेहनत मतलब ऑपरेशनल प्रोसेस। एबीसी एनालिसिस, प्रोफेसर आपको एबीसी एनालिसिस देते हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे, और आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई आप बराबर से पढ़ाई करो। तो स्टार्टिंग का 3 पॉइंट अपना स्टडी लाइफ का है। बराबर है। फिर ना 2 पॉइंट ना ऐसे दिए हैं जो मतलब आपके लिए गिफ्ट है। मतलब जो हेडिंग है वही है, फॉर्मुलेशन प्रीसीड्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कम्स आफ्टर फॉर्मुलेशन। ये पॉइंट बनाया है न्यू कोर्स में। तो देखो, फॉर्मुलेशन प्रीसीड्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन फॉलोज फॉर्मुलेशन। तो दिस इज न्यू कोर्स, अब जाके साइन किया। ओके, एक और है फॉर्मुलेशन। मैंने बीकॉम क्यों लिखा? क्योंकि ये बीकॉम स्टाइल का पॉइंट है। फॉर्मुलेशन प्लेसेस द फोर्सेस बिफोर एक्शन। पहले अपन पूरा नोटबुक पानी का बॉटल लेके बैठ जाते हैं, फोर्सेस बिफोर एक्शन, और फिर मैनेजिंग द फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन। तो स्टार्टिंग का 3 पॉइंट स्टूडेंट वाला, नेक्स्ट 2 पॉइंट बीकॉम वाला, और लास्ट का 3 पॉइंट कंपनी वाला। सर कंपनी वाला कौन सा? जैसे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द टॉप लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ करके मतलब कंपनी। बराबर? यहाँ पे मिडिल एंड लोअर लेवल। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन। और जब एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने को डेली का देखना पड़ता है, यानी कि वहां पे क्या आया? ऑपरेशनल डिसीजन।
तो अगर हम लोग ये पॉइंट्स को देखें तो स्टार्टिंग का 3 पॉइंट स्टूडेंट वाला आ गया। सर स्टूडेंट वाला कौन सा? फोकस ऑन इफेक्टिवनेस, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर एबीसी एनालिसिस बताएगा, एनालिटिकल। तो ये किसको लेके आया? फॉर्मुलेशन में स्टूडेंट। फिर बीकॉम वाला पॉइंट आया, प्रीसीड्स बिफोर एक्शन। ठीक है, तो 2 पॉइंट जो है बीकॉम वाला आया, और लास्ट में 2 पॉइंट किसका आया? कंपनी वाला। टोटल 8 पॉइंट है, मिनिमम 7 पॉइंट आपको याद रखना डेफिनेटली, वो लिखना तो पड़ेगा आपको। तो सीक्वेंस 1 2 3, बीकॉम वाला नंबर 4 नंबर 5, यस और नो। और बाकी कंपनी वाला जो है नंबर 6 और नंबर 7। एकदम इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। पेज नंबर आपको दिया है 5.16 पे। 20 पे स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पुराना क्वेश्चन अभी भी है, कर्ट लिविंग चेंज मॉडल, अनफ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, या फिर स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज, ये आज भी है, कंटेंट भी सेम है। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट शेयर विजन, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, ये सब सेम है। बट एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके नया चीज दिया, दैट इज 5.23 से लेके, ये चीज अपने को डिस्कस करना है अभी। 5.23 से लेके ये चलेगा आपका 5.28 तक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से बोला मैंने? पेज नंबर 5.23 से लेके 5.20। 25 वाला ये आपको एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछा? व्हाट आर द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। अब इसको करने का टेक्निक कैसा है? अपने को 3 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन मालूम है। पहला कौन सा आता है? कॉर्पोरेट लेवल, फिर आता है बिजनेस लेवल, फिर आता है फंक्शनल। तो ये लोग बोले व्हाट आर द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पहला बोलता है बिगिन एट द टॉप, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल। दूसरा क्या बोलता है? इंश्योर दैट चेंज इज नेसेसरी एंड, चेंज तो होएगा तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिड्यूस डिसरप्शन, जो नीचे वाले लोग हैं एग्जीक्यूटिव लेवल वाले, तो जब भी कुछ चेंज लाते हैं तो वो लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्ट, तो उसका डिस्टर्बेंस को क्या करना पड़ेगा अपने को? रिड्यूस। एनकरेज करो कम्युनिकेशन करना, जितने भी 3 लेवल्स है वो आपस में क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए। और फिर रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज अ नॉर्म, इट इज अ नॉर्मल थिंग, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, चेंज इज नेसेसरी। तो ये जो पॉइंट्स दिया ना, ये पांचों, तो वो अभी मैं टेक्निक बताऊंगा तो वो हो जाएगा। हम लोग क्या करें? 3 क्वेश्चन को एक ही टेक्निक में मर्ज कर रहे हैं। क्या करें? तीनों क्वेश्चन को एक ही टेक्निक में मर्ज। तो अगर मैं इधर टेक्निक आपको बताता हूँ, तो ये मेरा कॉर्पोरेट लेवल से कौन सा पॉइंट आता है? बिगिन एट द टॉप। बाद में कॉर्पोरेट लेवल इंश्योर करता है दैट चेंज इज नेसेसरी। फिर जो एम्प्लॉय है लोअर लेवल के, वो लोग डिस्टर्ब करेगा, नहीं नहीं हम तो पुराना सॉफ्टवेयर पे ही काम करेंगे, नहीं हमारा प्लेस चेंज मत करो। वो लोग तो डिस्टर्ब करेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन। और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि चेंज इज ए नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन। एक पॉइंट इसमें बच जाता है, कौन सा? सब लेवल आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, इंश्योर करो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वापस से देखते हैं, जो मैंने ये टेक्निक बनाया, तो ऊपर वाला बिगिन एट द टॉप, फिर उसके बाद नीचे वाला रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, फिर ठीक है इसको चेंज इज ए नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन, फिर नीचे वाला रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। सब लेवल आपस में क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑलवेज कम्युनिकेट। और फिर लास्ट वाला पॉइंट है चेंज इन नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन, इंश्योर दैट चेंज इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड। अभी जो 5 बेस्ट प्रैक्टिस है ना, इसको हम अगला क्वेश्चन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में भी ये बोला स्पेसिफाई द एम एंड ऑब्जेक्टिव। सर स्पेसिफाई कौन करेगा एम एंड ऑब्जेक्टिव? टॉप लेवल। तो बिगिन एट द टॉप के बाजू में मैंने एरो बनाया, और मैंने एरो से बना दिया क्या? स्पेसिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बराबर है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का पॉइंट पहले आया था कि नहीं? यस और नो? तो वो कम्युनिकेट के पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्ट हो जाता है, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। तीसरा पॉइंट, बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस। एक पॉइंट आया था रिड्यूस डिसरप्शन। डिसरप्शन को हम कनेक्ट करेंगे किससे? बी रेडी फॉर, क्योंकि कुछ भी नया लाएगा तो एम्प्लॉय जो है वो रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने एरो बना दिया, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन को कनेक्ट कर दिया किससे? बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस। लास्ट वाला पॉइंट में रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन, इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली, धीरे धीरे अनफ्रीज करने का।
फिर अनफ्रीज होएगा, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन होएगा, फिर रीफ्रीज। तो हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया। तो 5 बेस्ट प्रैक्टिस टू मैनेज द चेंज का आने का चांसेस ज्यादा है। उसके बाजू वाला क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बराबर, तो ये दोनों क्वेश्चन साथ में है। अच्छा, जो चीज को लेके आपने वैल्यू सिस्टम किया, डीप रूटेड प्रिंसिपल, सुबह 4 बजे उठना है मतलब उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसको बोलते हैं हार्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? जिस चीज को लेके हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उसको बोलते हैं हार्ड एलिमेंट्स। ब्रश करना है, नहाना है मतलब नहाना है। मतलब कॉर्पोरेट लेवल का जो विजन होता है, मिशन होता है। अभी क्रिकेट टीम ले लो, रोहित शर्मा ने बोला भाई रोज 4 घंटा प्रैक्टिस करना है मतलब करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड एलिमेंट्स। और सॉफ्ट एलिमेंट्स क्या होता है कि छोटी मोटी चीज है, डे टू डे, कभी ये पेन यूज कर लिया, कभी दूसरा पेन। तो हर एम्प्लॉय का काम करने का स्टाइल अलग हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एलिमेंट। हर बंदे का बात करने का स्टाइल अलग हो सकता है। आंचल का बात करने का तरीका अलग है, और लैविश का बात करने का तरीका क्या है? अलग है। सफा का बात करने का तरीका अलग है। लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एलिमेंट्स। तो वो भी क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया। इसको मैकेंसी करके कंपनी है, उसके 7S मॉडल। तो जो कॉर्पोरेट लेवल के पॉइंट है ना, स्ट्रेटेजी बनाए भाई, सुबह आने का है मतलब आने का है। स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर का बिजनेस है, सिस्टम क्या फॉलो करते हैं, टैली करते हैं कि ऑटोमेटेड सिस्टम है कि मैनुअल है, ये चीजों को एम्प्लॉय लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट्स आपके नेचर पे डिपेंड करता है। आपका स्टाफ, स्टाफ का स्किल, स्टाफ का स्टाइल ऑफ वर्क कैसा है, और उसका क्या कल्चर है, दैट इज शेड वैल्यू। सॉफ्ट एलिमेंट में प्लस माइनस हो सकता है। तो मैंने क्या किया, तीनों क्वेश्चन को एक टेक्निक में मर्ज किया। मेंडलो मैट्रिक्स के बाद अगर अमेंडमेंट्स में किसी में दम है तो ये चार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं आपको मैकेंसी का 7 मॉडल बताऊं, जो कि आपको पेज नंबर 5.27 पे दिया है। हार्ड एलिमेंट, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? हार्ड एलिमेंट्स। देखो क्या बोला, दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। सॉफ्ट एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन एज दे आर मोर गवर्न्ड बाय द कल्चर। भाई टैली आप भी यूज कर रहे हो, टैली जो अफ्रीका वाला भी यूज कर रहा है, अमेरिका वाला भी यूज कर रहा है, बट वो उसको कैसे यूज करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, वो उनका स्टाइल पे डिपेंड करता है। सॉफ्ट एलिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस। शेड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, ये सब क्या आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स। तो हमने ना 3 क्वेश्चन को मर्ज किया। पहला, 5 बेस्ट प्रैक्टिस टू मैनेज द चेंज। कॉर्पोरेट लेवल से बिगिन एट द टॉप। कॉर्पोरेट लेवल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, चेंज इज ए नेसेसरी, ठीक है। और फिर ऑल कम्युनिकेट करो, और फिर जो लोअर लेवल वाला है वो रेजिस्ट करेगा, तो रेड्यूस डिसरप्शन करो। और लास्ट में पांचों पॉइंट, चेंज इज नॉर्म बट नॉट एन एक्सेप्शन। बिगिन एट द टॉप को अपन कनेक्ट करता है दूसरा क्वेश्चन से, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो टॉप लेवल वाला जो है वो स्पेसिफाई करेगा ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन से ऑलवेज कम्युनिकेट, रेड्यूस डिसरप्शन से बी रेडी फॉर डिसरप्शन, और इंप्लीमेंट द चेंज ग्रेजुअली। ये पूरा चार्ट 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, तो तीसरे चौथे टाइम में आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। और लास्ट वाला जो आ गया, हार्ड एलिमेंट्स, टॉप लेवल का स्ट्रक्चर, टॉप लेवल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और लोअर लेवल वाले क्या करते हैं? स्टाफ, स्किल, स्टाइल और शेड वैल्यूज। बराबर है। तो ये चार्ट को जो है, ये पूरा चार्ट है, इसको मैं जूम करता हूं तो आपके नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लो। ये चैप्टर 5 का आपका हो जाए। जो मैंने हाईलाइट किया वो क्वेश्चन है, ध्यान रखना आगे भी पॉइंट्स आएगा। तो पेज को या तो डबल पेज पे बना लो, या लैंडस्केप मोड, बुक को आड़ा करके कर लो। सो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज द चेंज, और वहां से अलग कलर का पेन यूज करोगे तो अच्छा है, डिफरेंट कलर। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 5 बेस्ट प्रैक्टिस टू मैनेज चेंज। दूसरा जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैकेंसी का 7S मॉडल है, हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स। और लास्ट वाला जो तीसरा है ना, दैट इज ए बी कैटेगरी। तो यहां से अपन ऐसा एरो बना सकते हैं। ये एडिशन है क्वेश्चन का, दैट इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। बाकी इस चैप्टर में स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस दिए हैं, कल्चर के क्वेश्चन दिए हैं, वो सब सेम है। एक आपका चैप्टर था फंक्शनल स्ट्रक्चर्स करके, उसमें मार्केटिंग, आर एन डी वो सब हट गया है।
वो चैप्टर में खाली मार्केटिंग का पार्ट जो थोड़ा बहुत बचा है वो अपना बुक में प्रेजेंट है। बाकी R&D, HR, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर, वो सब हट गया, वो सब नहीं है। एक क्वेश्चन था चैप्टर 1 में, इसको लेके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसएम रेलिवेंट है कि नहीं, वो क्वेश्चन अभी नहीं है। ठीक है ना। बाकी वो है पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला क्वेश्चन आज भी प्रेजेंट है। तो परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है, जब आपका काम हो जाता है, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखा है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग टारगेट रखते हैं। लेटर से लेबर कॉस्टिंग का बात करते हैं, तो हम लोग टारगेट रखते हैं कि भाई 4 घंटे में काम हो जाना चाहिए। पर जो काम है वो हो गया किसमें, 5 आवर्स में, तो एडवर्स वेरिएंस हो गया। तो आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं ना। तो आप जब हर एक चीज के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जैसे कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट को मेजर किया, FM के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर किया, कैपिटल स्ट्रक्चर को मेजर किया, तो हर एक चीज का मेजरमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मेजर्स। तो फाइनेंस मेजर मतलब यहाँ पे हमारी बात क्या होगी, प्रॉफिट मार्जिन का बात होएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बात होगा, इसमें कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं लिखा है। कस्टमर कितना फेमस सेटिस्फाइड है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, कस्टमर बार बार आपसे प्रोडक्ट बाय करता है कि नहीं, कस्टमर आपसे लॉयल है कि नहीं। जैसे सलमान खान का फ्लॉप मूवी भी 100 करोड़ कमा लेता है, क्योंकि उसके पास क्या है, लॉयल कस्टमर्स है। वो लॉयल कस्टमर उसका बिग बॉस भी देखते हैं। शो अच्छा नहीं रहेगा, सब आप देखते हैं, नहीं हो गए, शो अच्छा नहीं रहेगा फिर भी देखते हैं। तो उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर सलमान खान का अच्छा है। मार्केट मेजर, आपका मार्केट शेयर कितना है, 100 में से कितने लोग आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं, क्या लोग आपके प्रोडक्ट को रेफर करते हैं कि नहीं। एम्प्लॉय मेजर, क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं, जॉब छोड़ के जाते हैं क्या, क्या एम्प्लॉय दिल से काम करते हैं क्या, एंगेजमेंट। इनोवेशन, आप लोग कितना R&D पे स्पेंड करते हो, क्या आपका कुछ पेटेंट एप्लीकेशन कुछ नया बना है तो उस पर आप रजिस्टर करते हैं कि नहीं। न्यू प्रोडक्ट कितना फ्रिक्वेंटली लॉन्च करते हैं। तो है क्वेश्चन ऐसा इंटरेस्टिंग। और इन्वायरमेंटल, आपकी वजह से क्या, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है आपकी कंपनी का, वेस्ट रिडक्शन में क्या है, कार्बन एमिशन कितना होता है, तो एनवायरमेंट। तो सर अब इस चीज को कैसे याद रखना है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। कोई भी क्वेश्चन में 3-4 लाइन का स्टोरी करके केस स्टडी बन सकता है, पर ये वर्ड जरूर आएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। तो इसका टेक्निक मैंने कुछ ऐसा बनाया है, बोर्ड पे ध्यान देते हैं। कंपनी वाले पॉइंट एक तरफ लिख दिया, और इन्वायरमेंट वाले पॉइंट दूसरी तरफ। कंपनी के कंट्रोल में क्या है, पैसा है, एम्प्लॉय है, इनोवेशन है। एनवायरमेंट में कौन बैठा है, कस्टमर बैठा है। मार्केट है तो एनवायरमेंट, मार्केट और कस्टमर। समझ में आपको। तो यहाँ पे टेक्निक कैसा हो गया, एक तरफ मैंने कंपनी का पॉइंट लिखा, कंपनी के पास क्या है, पैसा है, फाइनेंशियल मेजर। कंपनी के पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मेजर। कंपनी इनोवेट कर सकता है, इनोवेशन मेजर। और बाहर है कौन, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में है मार्केट, मार्केट में है कस्टमर। एकदम सिंपल। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर, मेजर मतलब उनका परफॉर्मेंस मेजर करो। फाइनेंशियल मेजर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एनालिसिस। एम्प्लॉय मेजर में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय का टर्नओवर। इनोवेशन में पेटेंट एप्लीकेशन, R&D पे खर्चा कितना किया, बस। ठीक है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। अगला क्वेश्चन है, वो आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। तो अगर हम डेली अपना परफॉर्मेंस को मेजर करें, टाइम में कौन सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, गोल अपना पास होने का है। वैसे ही कंपनी का है, कंपनी के तो रिसोर्स बहुत सारे हैं, मटेरियल वगैरह तो है ही, मगर लेबर, एम्प्लॉयज, टाइम, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसका रहेगा, स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स को जवाब देना पड़ेगा, ऑडिटर्स को, कस्टमर्स को, गवर्नमेंट को। तो सर इसका क्या टेक्निक है, एकदम सिंपल। ये बनाया मैंने कंपनी, और इधर बनाया मैंने गोल। तो ये जो पॉइंट्स है, वो एक वर्ड आया ना इधर, कौन सा, गोल अलाइनमेंट, और साथ में एरो बनाया, क्यों, क्योंकि आपका काम गोल से अलाइन होना चाहिए। अभी आप CA स्टूडेंट है लेकिन आप रील्स बनाते हैं, तो गोल से अलाइन होएगा क्या, नहीं। तो इसलिए मनीष रील्स बनाता नहीं है। अगर बनाने जाए तो बहुत कुछ बना सकता है, वो 1 लाख सब्सक्राइबर जमा कर लेगा, लेकिन वो रील्स बनाता नहीं, क्योंकि वो CA स्टूडेंट है, तो गोल से अलाइन। तो आपका काम, फिर कंपनी को कौन सा पॉइंट देंगे हम लोग, रिसोर्स एलोकेशन। कंपनी रिसोर्सेस एलोकेट करता है, मटेरियल्स, लेबर, टाइम वगैरह, ताकि वो गोल अचीव कर सके।
और कोई पॉइंट? इनोवेशन का था ना शायद, नहीं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। और इधर लैविश है, लैविश करेगा क्या? एक्सटर्नल अकाउंट लैविश चेक करेगा कि कंपनी बराबर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्या? एक्सटर्नल अकाउंटिंग। तो वापस देखते हैं ये पॉइंट। पहला डिफरेंस समझो, पहला है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। तो टाइप्स में कंपनी को कुछ पॉइंट दिया और एनवायरनमेंट को कुछ पॉइंट दिया, वो टाइप्स था। ये क्या इंपॉर्टेंस है? टाइप्स का बात करें तो क्या था? फाइनेंशियल, एम्प्लॉय, इनोवेशन, यहाँ पे एनवायरनमेंट, मार्केट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और अभी क्या है? इंपॉर्टेंस। गोल अचीव करोगे आप, गोल अलाइनमेंट, फिर रिसोर्स एलोकेट होएगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होएगा, और बाहर के लोग जो है आपकी चीजों को चेक करेगा, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। तो ये डायग्राम अपने को ड्रॉ करने का है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। नाइस क्वेश्चन, कंटेंट इजी है इसका। दोनों क्वेश्चन ए कैटेगरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है। चूजिंग द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। अब आपको आपके एम्प्लॉयज का काम चेक करने का है, ध्यान देना। ये बी कैटेगरी क्वेश्चन है। तो आपके पास एम्प्लॉयज, आपके यहाँ पे ना 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनका डेटा तो मिलना चाहिए कि को कितने एम्प्लॉय ने क्या काम किया, कितने टाइम में किया। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स हो, तो रणजी ट्रॉफी में कितने प्लेयर्स ने सेंचुरी मारा, क्या एवरेज था, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा जो है वो क्या रहना चाहिए? अवेलेबल रहना चाहिए। लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो टिकट किसको दे? जो पर्टिकुलर पार्टी होती है वो एक एरिया का टिकट 10 लोगों को नहीं देती है। बीजेपी एक को टिकट देगी, कांग्रेस एक को देगी। रिम बोली मुझे कोई भी पार्टी पसंद नहीं, तो खुद की पार्टी बनाएगी, खुद को भी टिकट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सब लीडर्स का डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि पिछले 10 साल में, 20 साल में वो लोग ने क्या क्या काम किया। वैसे क्रिकेट सिलेक्टर का सब प्लेयर्स का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। हाई क्वालिटी डेटा होना चाहिए, यानी कि उस डेटा पे आपको भरोसा होना चाहिए कि जो भी डेटा कंप्यूटर्स ने बताया या जो भी लोगों ने बताया, एंड द मेजर शुड बी बेस्ड ऑन डेटा दैट इज करंट एंड अप टू डेट। आप अपना आईसीए मटेरियल का बात ले लो, अपना जो आईसीए मटेरियल है लेटेस्ट होना चाहिए अपने पास, या जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक दिया है तो वो कौन सा है? लेटेस्ट है। डेटा आपके पास अवेलेबल है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपना नोट्स। ठीक है, अगर नोट्स लिख देते हैं, तो डेटा मतलब क्या हो गया? नोट्स। और फिर आप उस पर काम करते हैं। द मेजर शुड बी रेलिवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज एक्शनेबल एंड मीनिंगफुल। तो अवर नोट्स है, प्रोवाइड करता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड। मैंने एरो बनाया। तो अपना नोट्स अवेलेबल है, हाई क्वालिटी डेटा है और टाइम पे अवेलेबल है। टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, तो इसमें भी नंबर 1 टाइम पे अवेलेबल है, नंबर 2 टाइम अवेलेबल हो गया, नंबर 3 क्वालिटी, और क्वालिटी रहेगा तो रेलेवेंस रहेगा। और क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाइल सिलेक्टिंग द राइट मेजर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर। अभी आप तो सीए बन जाते हो एग्जाम पास होने पे, लेकिन आईएएस बनने के लिए दो मेजरमेंट है। एक आपका पास होना, दूसरा इंटरव्यू देना। तो उसके मेजरमेंट के क्राइटेरिया दो है। क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या क्या है? ठीक है, परफॉर्मेंस तो चाहिए, लेकिन फिटनेस भी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी चाहिए, विलिंगनेस चाहिए देश के लिए खेलने का। अभी टेस्ट मैच में खेलना ही नहीं चाहते बहुत सारे प्लेयर्स, क्योंकि आईपीएल आ गया है, 5 दिन तक बॉलिंग नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो वैसा कल को लैविश शादी करेगा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द राइट मेजर्स। तो ये आपका बी कैटेगरी क्वेश्चन है। ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, लेकिन मेरे को नहीं लगता एग्जाम में आएगा, बिकॉज ये किसकी बात कर रहा है? माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट का है। 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, मैक्रो। अब ये क्या ना, 11वीं 12वीं में हमने ऑलरेडी काफी बार सीखा है, फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स है, उधर भी आता है। तो पहला क्वेश्चन है,
इस चीज दिस इज अ बी कैटेगरी क्वेश्चन, इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द एनवायरमेंट, और वो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन आएगा, इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरमेंट। तो एक तरफ बिजनेस है और दूसरी तरफ क्या, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को देख के हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे कोरोना में कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी था, कुछ लोगों के लिए थ्रेट था। गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग और इमेज बिल्डिंग और मीटिंग द कंपटीशन। तो इसमें भी मैं आपको एक टेक्निक बना के दे सकता हूँ, लेकिन ये कैसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा बिजनेस, यहाँ पे मैंने एरो बनाया जैसा अभी वाला क्वेश्चन किया था वैसे, और यहाँ पे बनाया क्या, एनवायरमेंट। तो उसमें एक पॉइंट है कौन सा, गिव डायरेक्शन, गिव डायरेक्शन वाला इधर आएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा बोला, डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी, वो इधर आएगा। तो पहला पॉइंट इधर आ जाएगा एनवायरमेंट के लिए, और दूसरा पॉइंट गिव डायरेक्शन वाला इधर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट कौन सा आता है, कंटिन्यूस लर्निंग इमेज बिल्डिंग, वो मैं मेरी कंपनी को दे देता हूँ, कंटिन्यूस लर्निंग और इमेज बिल्डिंग। और लास्ट में ऐसे करके हम लोग कंपटीशन को मीट करेंगे। तो मीट कंपटीशन वाला भी जो है वो पॉइंट में इन्वायरमेंट को दे, ऐसे करके हो जाएगा बी कैटेगरी क्वेश्चन, इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरमेंट। कंटेंट इसका सिंपल है, खाली रीड करना रहेगा आपको। फिर माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बहुत बात किया। माइक्रो इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, डायरेक्ट कंपटीशन, बट आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आएगा, इट्स ए बी कैटेगरी पार्ट। और मैक्रो के बारे में, मैक्रो इज रिलेटेड टू एंटायर सिस्टम, एंटायर नेशन। तो आपका इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, जैसे लोग अगर पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे पीस नहीं है। अफगानिस्तान में नहीं कर रहे क्योंकि पीस नहीं है वहां पे। जहाँ पे शांति होगा उस हिसाब से वहां पे बिजनेस होएगा। मेट्रो सिटीज में बिजनेस का ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, गांव में बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होता है। तो बार्गेनिंग ज्यादा होता है तो जो एडवांस लेवल के जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, वो गांव में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कल्चर वगैरह उस हिसाब से बिजनेस होता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में डेमोग्राफिक, इट इज रिलेटेड टू एज, जेंडर, इनकम। मैंने हर एक में क्या किया, चार चार पांच पांच लाइन अंडरलाइन करके हाईलाइट करके दिया। सोशो कल्चरल, उसमें बिहेव, लोग कैसा बिहेव करते हैं, पॉपुलेशन कितना एजुकेटेड है, उनका कल्चर क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जीडीपी वगैरह कैसा है। पॉलिटिकल लीगल, क्या स्टेबिलिटी, स्टेबल गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट के लोग पढ़े लिखे हैं क्या, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी 4G 5G 3G। तो इस सबको पेस्टल भी बोलते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, विच इज द टूल टू एनालाइज द मैक्रो एनवायरनमेंट, एंड दैट इज व्हाट, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस हेल्प करता है स्कैनिंग द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये आपका बी कैटेगरी हो जाएगा। सर ये किधर आता है, ये सब स्टार्टिंग के पेजेस है, 2.8 से चालू होते हैं, अगला 10-15 पेज तक यही है। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स, इसको क्या बोलते हैं, पेस्टल एंड माइक्रो एनवायरनमेंट के अलावा। तो पहले ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस था, उसका खाली हेडिंग चेंज हो गया। क्या कर दिया, इंटरनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। बाकी उसके अंदर वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब सेम है। तो वो सब सेम है। फिर इसके बाद हाँ, एक ये नया पार्ट आया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट 2.20 पे, वो भी बी कैटेगरी है। तो ये पेज 2.8 से आता है टू 2.16। फिर इधर आता है कौन सा, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। नाम इंटरनेशनल है लेकिन बी कैटेगरी क्वेश्चन है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैन बी डन एट 3 लेवल्स, मल्टीनेशनल, रीजनल और कंट्री। तो सर सबसे छोटा चीज कौन सा होता है, रीजनल, स्टेट्स। फिर क्या आता है, कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री मतलब कॉन्टिनेंट वगैरह आ गया तो मल्टीनेशनल, वैसा कर, बराबर है, बी कैटेगरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। अब ये क्वेश्चन आपको सी एंटर पे क्यों दिया भगवान जाने। ये लोग बोलते हैं प्रोडक्ट हैज ए प्राइस, सही बात है, प्रोडक्ट हैज ए प्राइस, ये तो 8वीं में भी था, 9वीं में भी था, 10वीं में भी था। प्रोडक्ट जो है टेंजिबल भी होता है, इनटेंजिबल भी होता है।
सही बात है, मालूम है अपने को। प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, टीवी के फीचर्स अलग है, मोबाइल के अलग है, लैपटॉप के अलग है। प्रोडक्ट बिजनेस के लिए जरूरी है, बिना प्रोडक्ट के आप बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा इसमें बोला है, और प्रोडक्ट की लाइफ होती है। तो ये आपका न्यू कोर्स का क्वेश्चन लगता है आएगा एग्जाम में। ठीक है। लेविश को भी नहीं लगता आएगा, लेविश का कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जा रहा है। सी कैटेगरी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। पेज नंबर किधर है ये? 2.21। बराबर है। और इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये सब पहले भी था, आज भी है। माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस पहले भी था, आज भी है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पहले भी था। मार्केट एंड कस्टमर ये पहले भी था, लेकिन ये भी रीड का पार्ट है 2.38 में। कस्टमर को लेके फिर से बातें की है। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये वाला कस्टमर बिहेवियर 2.40। एक्चुअली ये कैटेगरी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। पेज कौन सा बोला मैंने? 2.40। ये क्या बोल रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोई मूवी देख के आई। कौन सा मूवी अभी आया था? तेरी बातों में उलझा जिया करके। ठीक है। आंचल ने बोला अरे बहुत अच्छा पिक्चर है, देखना चाहिए। तो उसकी बात सुन के रिम भी पिक्चर देखने को गई, लाइविश भी पिक्चर देखने को गया। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। फिर जब रिम ने पिक्चर देखा, रिम ने बोला यार एक्चुअल में पिक्चर अच्छा है, उसको बोलते हैं इंटरनल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल मतलब आप दूसरों की वजह से वो प्रोडक्ट खरीदते हो। किसी ने बोला अरे वाटर किंगडम बहुत अच्छा है, एक बार तो जाना चाहिए। तो फिर मनीष अपने दोस्तों के साथ वाटर किंगडम गया। जब खुद गया तो पता चला नहीं एक्चुअल में अच्छा है कि बुरा है। फिर तीसरा क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो आप जब कुछ, सपोज टीवी खरीदना है, तो आप किसी के रिकमेंडेशन पे खरीदते हैं, फिर खुद का भी दिमाग लगाते हैं, फिर आप डिसीजन लेते हैं, फिर आप उसको यूज करना चालू करते हैं, दैट इज पोस्ट डिसीजन। तो वेरी इजी। आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, वही कौन सा पिक्चर देखे, तो दोस्त ने बोला तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, खुद से इच्छा हुआ तो इंटरनल, फिर आपने मूवी देखा, फिर मूवी देखने के बाद आपने बोला पिक्चर अच्छा है कि नहीं, वैसे। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कंज्यूमर बिहेवियर में बी इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ थिंग्स, डिस्कस दोज एलिमेंट्स जिसके थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर आपका इन्फ्लुएंस होता है। तो एक्सटर्नल, इंटरनल, डिसीजन मेकिंग और पोस्ट डिसीजन। peer recommendation, friend recommendation, social norms, internal influence, psychological factors which are internal to the customers, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये सब पहले भी था और आज भी है। की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस पहले भी था और आज भी है। ठीक है ना? तो ये अपना जो है पूरा एक लिस्ट रेडी हो गया। मैंने पेज नंबर भी लिख दिया। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, इनोवेशन जो है वो ए कैटेगरी है, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ए कैटेगरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर चार्ट बनाया अपन ने, उसमें 3 क्वेश्चंस था। बराबर है कि नहीं? तो दैट वाज कंप्लीटली ए प्लस। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेंडलो मैट्रिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के 3 क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में हमने 3 क्वेश्चन किया, जिसमें 2 ए कैटेगरी था और बाकी जो था लास्ट वाला डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा रिलेवेंस, वो बी कैटेगरी था। माइक्रो एंड मैक्रो टाइम पास क्वेश्चन है, बी कैटेगरी। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट टाइम पास है, बी कैटेगरी। प्रोडक्ट क्या होता है, सी कैटेगरी। प्रोडक्ट एज ए प्राइस। क्या पता बाई चांस आ भी जाए एग्जाम में, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट इज टेंजिबल, इंटेंजिबल। और लास्ट में कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है 3 चीजों से: एक्सटर्नल, साइकोलॉजिकल फैक्टर इंटरनल, डिसीजन मेकिंग, पोस्ट डिसीजन मेकिंग। बराबर है? तो ऐसे करके अपना सारे चीज कवर हुआ। अच्छा सर, रिमूव क्या हो गया जो मुझे जो ध्यान में है? रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन था वो रिमूव हो चुका है। फिर आपका चैप्टर 6 के जो क्वेश्चंस था फंक्शनल स्ट्रक्चर वाले, मार्केटिंग को छोड़ के बाकी सब चीजें रिमूव हो गया, R&D वगैरह। फिर एक क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंटरप्रेन्योर, वो भी आपका क्या हो गया? रिमूव हो गया। और एक आपका था चैप्टर 2 में टोज मैट्रिक्स, ये सब क्या हो गया आपका? रिमूव हो गया। बराबर है? तो ये लेक्चर जो है ना, अभी आप आज के आज ही इसको रिवाइज कर लेना। लेक्चर देखने के बाद अभी आज के आज ही रिवाइज कर लेना, कल चाहिए तो एक बार वापस रिवाइज कर लेना। और जैसा मैं लेक्चर के स्टार्ट में बोला
कि जो चंक जो आपका ये जो आया अमेंडमेंट का, ये बहुत बड़ा चंक नहीं था। ये कितना था, 10 to 15% था। बाकी रीशफलिंग बहुत हुई, इधर का उधर गया है वो। तो उस वजह से मैंने आपको नया टेक्स्ट बुक जो है प्रोवाइड किया, ताकि वो नए टेक्स्ट बुक में आप इजीली सीक्वेंस से पढ़ाई कर सको, जिसमें पास्ट एग्जाम आरटीपी वगैरह, जैसा इधर में दिखा हुआ आपको, तो पास्ट एग्जाम आरटीपी क्वेश्चंस वगैरह वो सब अपना अभी भी जो है प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द न्यू कोर्स बस।